हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमित आप सबको स्वागत करता हूं जेपी फाउंडेशन क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग की क्लासेस हर दिन बढ़ती जा रही है और एक एक दिन करके जो हम लोग टॉपिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि जो आगे के भी क्लासेस होंगी काफ़ी अच्छी होंगी और आप सब एस्पिरेंट्स के लिए एक अच्छा मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी हेल्पफुल नोट्स मिले और हेल्पफुल गाइडेंस मिले। और दो वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और जैसा कि आप सब ने अच्छे खासे व्यूज़ को दिया और अच्छे खासे सपोर्ट को किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ आप सबका। और आज की जो हमारी टॉपिक होगी वो फिजियोलॉजी की सेकंड टॉपिक कह सकते हैं हम लोग कि हमारे लिए रेस्पिरेशन की होने वाली है। ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन जो आने वाले होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में होता है यार कि ये रेस्पिरेशन को काफ़ी इजी लग रहा है बट एक्चुअली इजी इतनी होती नहीं है। ठीक है, तो उस सब चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं बहुत ही ईजी वे में समझने की कोशिश करेंगे और जितना हम लोग ईजी वे में समझ सकते हैं ना उतना आसानी से उसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो आपके डाउट्स को आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वो सारी चीज़ों को आपको डिलीवर करना है। आज वो सारी चीज़ आपको बता देना है कि कैसे एक ह्यूमन फिजियोलॉजी की जो पार्ट होती है रेस्पिरेशन, मैं अभी प्लांट की बात नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ एनिमल की बात करूँगा। मतलब एक ह्यूमन बींग्स की बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ कि ये जो रेस्पिरेशन होती है वो एक्चुअली कैसे काम करती है। ठीक है, मतलब उसके क्या मैकेनिज्म होते हैं, रेस्पिरेशन एक्चुअली होती क्या है। अभी तो ये डाउट होता है यार कि रेस्पिरेशन क्या होता है और ब्रीदिंग क्या होता है, मतलब इसमें भी बहुत सारे डाउट्स हो जाते हैं। तो आज एक एक पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सब इस चीज़ को अच्छे से देखेंगे और वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर ज़्यादा करिएगा क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को एक डर रहता है यार बायोलॉजी सेक्शन कैसे कंप्लीट किया जाए, कैसे कंप्लीट किया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो आज की टॉपिक क्या होगी, रेस्पिरेशन होगी। कल आप सब ने बोला कि सर थोड़ा सा राइटिंग स्किल को ध्यान रखिएगा, तो आज मैं चाहूँगा कि राइटिंग स्किल आपको काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी समझ में आ जाए। ठीक है, रेस्पिरेशन। ठीक है, ये हमारी जो आज की टॉपिक होने वाली है। सबसे पहले रेस्पिरेशन होता क्या है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या है, हम लोग जो सांस ले रहे हैं छोड़ रहे वो रेस्पिरेशन कहलाता है। सही है क्या ये आंसर? आपको लगता है कि सही है? नहीं, ऐसा नहीं होता। रेस्पिरेशन क्या होता है, एक केमिकल प्रोसेस होती है और उस केमिकल प्रोसेस के बाद की बात करते हैं तो उसमें जो फूड के थ्रू एनर्जी का लिबरेशन होता है, मतलब एनर्जी का रिलीजिंग होता है, वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, तब जाके प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी रेस्पिरेशन कहलाती है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कंफ्यूजन होता है, जो ब्रीदिंग वाला प्रोसेस होता है मतलब द प्रोसेस ऑफ एक्सेल एंड इनहेल, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। सर नहीं, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे रेस्पिरेशन का मेन मोटिव यही होता है कि जब कोई भी ऑर्गेनिक फूड मटेरियल ऑक्सीजन से बाइंड करे और बाइंड करने के बाद वो क्या करता है, वहाँ पर एनर्जी को लिबरेट करता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। पहले पॉइंट, it is a chemical process by which, अब तो समझ में आ रहा होगा, आई थिंक लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। by which organic फूड मटेरियल ऑक्सीडाइज्ड, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल बोलिए या फिर फूड स्टफ भी बोल सकते हैं आप, फूड स्टफ आर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिलीज a lot of energy। क्लियर? आपने बोला कि सिर्फ जो रेस्पिरेशन होती है केमिकल प्रोसेस होती है और इस केमिकल प्रोसेस में ऑर्गेनिक फूड मटेरियल या फिर फूड स्टफ वो ऑक्सीजन क्या करता है, बाइंड करता है और उसके बाद क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो मैंने यहाँ पर देखिए ऑक्सीडाइज लिखा हुआ है, मैंने वो प्रोसेस मतलब वो पॉइंट नहीं लिखा कि अट्रैक्ट विथ या कंबाइन विथ ऑक्सीजन, मैंने ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ये वर्ड्स थोड़े से एडवांस है तो आपको मार्क्स गेनिंग में, अचीवमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होती है। ठीक है, और टीचर्स भी समझता है नहीं बच्चे के पास नॉलेज है और इसने इस चीज़ को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी। अब देखिए
जो आपको एक यहाँ पर रिएक्शन लिखा जाता है, देखा जाता है, तो बेसिकली आप जितना रिएक्शन अच्छे से कर सकते हैं उसको करिएगा। जैसे हमारे पास C6H12O6 प्लस 6H2O, सॉरी (6O2) gives 6CO2 plus 12H2O plus 38 ATP। ठीक है, समझ में आ गई बात? देखिए C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 12H2 plus 38 ATP। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। ये आपका क्या है? ऑक्सीजन है। ये आपका क्या है? कार्बन डाई ऑक्साइड। ये आपका क्या है? वाटर है। और ये आपका क्या है? एनर्जी है। क्लियर? आई थिंक आपको इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, देखिए रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज अ केमिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक फूड मटेरियल और द फूड स्टफ्स आर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिलीज अ लॉट ऑफ एनर्जी। देखिए अ लॉट ऑफ एनर्जी का मतलब क्या? हमारे पास ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये पॉइंट, तो ये 38 ATP एक्चुअली 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से रिलीज होता है। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से रिलीज होता है। तो हम लोग तो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, एकदम बोले तो थाली भर भर के खाते हैं। तो आपको पता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारी एनर्जी होती है, और वो एनर्जी किस फॉर्म होती है? तो ATP के फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? ATP के फॉर्म में होती है। ठीक है, क्लियर बात? इतना कोई दिक्कत? एक नोट कर लीजिएगा, ATP क्या होती है। मैं इसको डबल स्टार बना दे रहा हूं। ATP क्या होता है भाई? ये एनसीईआरटी में शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है कभी कभी कि क्या होता है चीज, तो लिखिएगा इट इज अ कॉइन ऑफ एनर्जी। क्या बोलेंगे इसको? इट इज अ कॉइन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग respiration energy stored in the form of ATP। ठीक है, किस फॉर्म होता है? ATP के फॉर्म होता है। ATP stands for adenosine ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है? आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये एक्चुअली बनता कैसे है? अभी तो ये एटीपी किस फॉर्म में हमारे पास? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेटिक फॉर्म में, ये एक्टिवेट फॉर्म मतलब एनर्जी के फॉर्म में है। लेकिन ये तब बनता है जब हमारे बॉडी में पहले से ही एक अनदर मॉलिक्यूल होता है एडीपी। इसका भी फुल फॉर्म लिख लीजिए यहां पर, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट, ठीक है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ये एनर्जी के फॉर्म में कब कन्वर्ट होता है? तो देखिए, व्हेन एडीपी react with inorganic phosphate to convert ATP. This one is inorganic phosphate. मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में।
ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, इनऑर्गेनिक। अच्छा ये एम जैसा लग रहा है, ठीक है, मैं इसको भी करेक्ट कर देता हूं, ठीक है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, क्लियर है। देखिए जब हमारे बॉडी में पहले से तो एडीपी प्रेजेंस होती है, लेकिन जब ये एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से रिएक्ट करती है तब क्या बनता है, हमारा एटीपी बन जाता है। आई थिंक आपको कोई दिक्कत यहां तक नहीं हुआ होगा, ठीक है। मतलब रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन इट इज द केमिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक फूड मटेरियल और द फूड स्टफ आर ऑक्सीडाइज एंड रिलीज अ लॉट ऑफ एनर्जी, क्लियर है। वही सेकंड में देखिए इसका आप रिएक्शन जरूर लिखिएगा, जब भी अगर क्वेश्चन इस तरीके का आता है तो रिएक्शन लिखिएगा जरूर। C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 12H2 plus 38 ATP, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। मैंने इसलिए यहाँ पर मेंशन किया क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं वो चाहते हैं कि बच्चे को पूरी नॉलेज हो, तो मैंने इसलिए यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। वही हम बात करते हैं एटीपी के, तो देखिए एटीपी एक शॉर्ट नोट में या फिर कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ दिए जाते हैं कि ये एटीपी क्या होती है और ये किस फॉर्म में होती है, तो हम लोग इसको बता देते हैं पहले कि एटीपी क्या होती है, कॉइन ऑफ एनर्जी होती है, और ये रेस्पिरेशन के टाइम में क्या होती है, स्टोर होती है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। जो एनर्जी हमारे बॉडी में आती है ना वो एटीपी के फॉर्म में रहती है, ठीक है। अभी एटीपी क्या होती है, एटीपी स्टैंड फॉर द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, और ये एटीपी बनती कब है, जब हमारे बॉडी में एडीपी रिएक्ट करती है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ, तब एटीपी के फॉर्म में कन्वर्टेबल होती है। ये भी एक्चुअली एनर्जी थी बट डीएक्टिवेट फॉर्म होती है, और एक्टिवेट फॉर्म में एटीपी हो जाता है। तो अगर एडीपी का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछे तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, क्लियर इतना, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग रेस्पिरेशन के टाइप्स की। पहले ब्रीदिंग भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर रेस्पिरेशन टाइप पढ़ते हैं। ब्रीदिंग भी देख लेते हैं हम लोग, जो एक डाउटफुल सीक्वेंस होता है स्टूडेंट्स के लिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रीदिंग एंड द रेस्पिरेशन। तो देखिए व्हाट इज द ब्रीदिंग, व्हाट इज द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग एक्चुअली इट इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस या बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर only we can exhale or the inhale or the only we can expiration and the inspiration without liberation of energy, without releasing of energy, clear है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो ब्रीदिंग होती है वो क्या होती है, आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, और यहां पे सिर्फ सांस का लेना और छोड़ना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना और ऑक्सीजन लेना, ये क्या कहलाता है, हमारा एक ब्रीदिंग कहलाता है। और इसमें एनर्जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, मतलब यहां पर एनर्जी रिलीज नहीं होती। आप नॉर्मली अब बैठे हैं, सांस ले रहे हैं, भैया ठीक है चलो ठीक है सांस ले रहे हैं, आराम से ले रहे हैं, ये क्या है, एक ब्रीदिंग है। यहां पर कोई एनर्जी थोड़ी रिलीज हो रही है। अच्छा यार आप बैठे हो, एक बात बताओ, आप बैठे हो आराम से, तो आपको कोई एनर्जी खर्च हो रही है क्या यहां पर, नहीं ना, बिल्कुल नहीं हो रही है जी, बिल्कुल नहीं हो रही है। जब एनर्जी खर्च नहीं हो रही तो कैसे केमिकल प्रोसेस होगा, ये तो बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा। इज दैट क्लियर। चलिए देखिए ब्रीदिंग, इट इज अ biological process, biological process in which only inspiration that is taking of oxygen from
environment and expiration, that is releasing of CO2 means carbon dioxide in environment. ठीक है, ये बात समझ में आ गया। एक सेकेंड पॉइंट लिख लीजिएगा, ड्यूरिंग ब्रीदिंग there no releasing or liberating of energy or takes place। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि यार ये क्या होती है। एक ब्रीदिंग इट इज बायोलॉजिकल और द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस वेयर only the inspiration, that is the taking of oxygen from the environment, and expiration, that is the releasing of carbon dioxides in environment। ठीक है, आप कह सकते हैं कि यहां पर जब बात ब्रीदिंग की आती है तो एक सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, और इस एक्टिविटीज में आपको ऑक्सीजन इनटेक करना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड्स रिलीज आउट करना होता है। तो ऑक्सीजन कहां सकते हैं, फ्रॉम इन्वायरमेंट, और रिलीज क्या करते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड कहां करते हैं, इन्वायरमेंट करते हैं। क्लियर है। अब देखिए, ब्रीदिंग टाइम में देयर हैव नो एनर्जी, देयर हैव नो रिलीजिंग और द लिबरेटिंग ऑफ एनर्जी। इस प्रोसेस में आपको एनर्जी रिलीज होती ही नहीं है। हम लोग बैठे हैं यहां पर बातें कर रहे हैं आपसे, तो क्या एनर्जी रिलीज हो रही है क्या? यहां पर सांस ले तो एनर्जी रिलीज हो रही है? नहीं हो रही है जी, बिल्कुल नहीं होती यहां पर। ठीक है, तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्पिरेंट्स, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग in your classroom? If any teacher can you ask what is the difference between the respiration, breathing, then you can answer fluently without hesitation। आप बोलो एकदम धड़ाल से, कोई यहां पर दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर होगा यहां पर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या होता है। आगे बढ़े, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की करते हैं। क्या टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की करते हैं? टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये चिपक जा रहा है ना बार बार। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए, आप लोग नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि आप एग्जाम टाइम में ये एक शॉर्ट नोट का काम करेगा। ठीक है, शॉर्ट नोट तो मैं नहीं बोलता, लेकिन इसको आप अपने हिसाब से बोलोगे शॉर्ट नोट ही है। ये पूरा फुल डिटेल नोट्स जा रहा है आपके पास। ठीक है, तो आप इसको अपने पेन पेपर कॉपी यूज करिएगा, जरूर लिखने का जरूर काम करिएगा, क्योंकि इतना शॉर्ट में एकदम सॉलिड मटेरियल्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, और एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होगी। पहला है आपके पास एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एंड सेकेंड वन एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है? एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए, क्या इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, देखिए, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, मैं यहां पर कर देता हूं आपको। ठीक है, आप समझ जाएंगे।
इन एन एरोबिक, इसको मैं कैपिटल लेटर कर देता हूं, आपको समझने में आसान हो जाएगा, ठीक है। इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन, there no involvement of ऑक्सीजन। देखिए मैं वर्ड्स में नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधे सिंबल यूज कर दिया। देयर हैव नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑक्सीजन और यूजेस, ठीक है, यहां पर इसका कोई यूज नहीं होता, ठीक है, यहां पर इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक है। वही हम बात करें इन एरोबिक रेस्पिरेशन, in aerobic respiration there oxygen are involved or used, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। अगर हम यहां पर एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं तो बैक्टीरिया लिख लीजिएगा, ईस्ट लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहां की हम बात करते हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं सबसे तो अच्छा एग्जांपल होता है ह्यूमन बीइंग से, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर देन काऊ लिख दे रहा हूं, देन रैबिट लिख दे रहा हूं, ठीक है। मतलब बहुत सारे हैं तो आप वहां पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, दैट मीन्स ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन देयर हैव नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑक्सीजन एंड द अनदर वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन आर यूटिलाइज्ड। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को, ठीक है। आप चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहां पर, ठीक है, ठीक है, आप यहां पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, समझ जाएंगे आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है आप सबसे कि व्हाट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन, और आपको बता दें हम कि ये क्वेश्चन हर बार कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछा गया है। व्हाट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन, या डिफाइन द सेलुलर रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, या फिर कहते हैं कि लेवल चार्ट, इस तरीके से क्वेश्चन किया गया है यहां पर। तो मैं चाहता हूं कि आप स्टूडेंट्स इस टॉपिक्स को, इस पर्टिकुलर कहते हैं कि पूरे यहां से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब घबराना नहीं कि यार ये कह रहा है यहाँ। एक्चुअली रेस्पिरेशन तो डायरेक्टली क्वेश्चन किया जाता है, लेकिन जो सेलुलर रेस्पिरेशन है थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है, उतना भी ट्विस्टेड नहीं होता जितना बच्चे इसको समझ जाते हैं या नहीं, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं आज तक, इस सेलुलर रेस्पिरेशन होता है क्या है, ठीक है। क्लास में भी कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट पूछ देते हैं कि सर ये सेलुलर रेस्पिरेशन तो मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ रेस्पिरेशन पढ़ा हुआ है, ये क्या चीजें होती है। तो मैं चाहता हूं कि कोई भी एस्पिरेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस ना हो पाए, यार उसको नहीं पढ़ा है बट मैंने तो पढ़ा है ना, मैंने तो पढ़ा रहा हूं अभी, आप उस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आप से क्वेश्चन करें कि व्हाट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन, देन यू कैन आंसर हियर, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं टॉपिक सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। क्या होता है सेलुलर रेस्पिरेशन? देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन इट इज अ केमिकल प्रोसेस बाय विच देयर हैव रिलीजिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी बाय यूजिंग द बोथ पाथवे, दैट इज एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशंस, ठीक है। अब ये मैंने बोल दिया यार एरोबिक और एनारोबिक बोथ कंडीशंस में बोला हुआ है, तो यार कैसे काम करता है, इसका फ्लो चार्ट क्या होगा, ठीक है, क्लियर है।
देखिए जब कोई फ्लो चार्ट की बात करें तो दिमाग में आपको एनसीईआरटी की एक लाइन लिखी होती है कि उस लाइनिंग में या फिर उस फ्लो चार्ट पे आप एकदम जबरदस्त कर सकते हैं। मैंने आपको लिख के दिखा देना है, मैं आपको अभी पिक नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं कैसे आपको करना है। वहां पर पेन मैं चेंज कर देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको अच्छा लगे देखने में। अभी मैं इसी को यूज करता हूं, लेकिन जब आएगा तो उसको मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, देखिए ये क्या आपका ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज से क्या बना हमारा पायरुवेट। पायरुवेट मैं एक एक स्टेप बताऊंगा आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा हॉस्पिटल नहीं करने वाला हूं, बस एक एक स्टेप बताऊंगा आपको ताकि आप इजीली समझ जाइएगा। ठीक है, पायरुवेट। अब देखिए ये पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। अच्छा काफी पास हो गया, दूर में कर देता हूं उसको। ठीक है, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं यहां पर कि कभी कभी पायरुविक एसिड भी लिखा होता है, मैं इसको भी ऐसे लिख देता हूं, आपको समझ जाएंगे आप लोग। पायरुविक एसिड, तो देखिए पुरानी बुक होंगी तो उसमें पायरुविक एसिड लिखा होगा, बट अभी लेटेस्ट की बुक हो तो उसमें पायरुवेट लिखा होगा। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल बनते हैं इसके, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, अब ये ग्लूकोज से पायरुवेट बना है, कहां बनता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ये देख लीजिए आप लोग। ये होता है साइटोप्लाज्म में होता है। कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। प्रोसेस क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, ग्लाइकोलाइसिस बोलिए चाहे आप लिसिस बोलिए, चॉइसिस योस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, बना करके दिखा देता हूं ये। ठीक है, क्लियर इतना। देखिए मैं अभी दिखा देता हूं, आपको समझ जाएंगे, फिर मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा आपको। ऐसा डायग्राम आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। देखिए यहां पे एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक ईस्ट एग्जाम्पल लिया गया है, ईस्ट एनारोबिक कंडीशन मैं लिख देता हूं आपको। ठीक है, यहां पे लिखे जाएगा मसल्स। ठीक है, मसल्स। यहां लिखा रहेगा आपके लिए लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP। ठीक है, इसको समझ जाएगा, टी लिखा हुआ है, इसको मैं अच्छा ठीक है क्लियर कर देता हूं, चिपक जाता है ना फटाक से। 2 ATP मॉलिक्यूल्स। यहां पे लिखा रहेगा आपको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यहां पे लिखा रहेगा आपके लिए C2H5OH प्लस CO2 प्लस 2 ATP। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब मैं आपको दिखा रहा हूं एक चीज और रुक गया, एक मिनट मैं दिखा रहा हूं आपको, एक चीज छूट गया अभी, स्क्वीज हो जा। ठीक है, देखिए अब मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर 6CO2 प्लस 12S2 प्लस 38 ATP। ये बात समझ में आया आपको। देखिए ऐसे आपके बुक में लिखा होगा, एनसीईआरटी की बुक में
ठीक है, ये फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट के बेस पे आपसे क्वेश्चन किया जाता है, और जहां तक आपको लगता है कि यार ये काफी इजीएस्ट वे में होता है, बट दिस इज नॉट एज अ इजीएस्ट वे। ये आपको ग्लूकोज से पायरुवेट बनने में आपके पास नियर अबाउट 10 to 12 स्टेप्स लग जाते हैं, बट आपको यहां वो चीजें नहीं जाननी है। बस मैं आपको इतना बताऊंगा अभी कि यार ये चीजें क्या चीजें होती हैं और कैसे कहलाती है और क्या काम करती है। ठीक है, तो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं कि सर ने क्या क्या लिख दिया और कैसे इसको समझा जाएगा। देखिए मैं आपको एकदम इजीएस्ट वे में समझा रहा हूं अभी। ठीक है, नेक्स्ट पेज में मैं लिख जा रहा हूं, अभी आपको नहीं, मैं ऊपर कर देता हूं ताकि आपको समझ में आसान हो जाएगा। पहली टॉपिक की बात कर रहे हैं हम लोग। पहला जो पॉइंट आपने लिखा हुआ है, मैं इसको स्टार बना दूं। देखो, ग्लूकोज टू पायरुवेट क्या बन रहा है? पायरुवेट और पायरुविक एसिड। ठीक है, देखिए जब ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, इस प्रोसेस क्या कहते हैं हम लोग? ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। तो आप लोग ऐसे लिखिएगा सीधे, फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट from glucose in cytoplasm this process is known as ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, आप कोई दिक्कत परेशानी किसी को? आपने यही नहीं लिखा अभी तक? आपने यही देखा अभी तक यार ग्लूकोज से क्या बना था? पायरुवेट बना था। कितने मॉलिक्यूल बनते थे? 2 मॉलिक्यूल बन रहे थे। तो आपको इतना याद रखना है कि यार ये जो प्रोसेस यहां से यहां तक कहलाती है, इसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और आपके एग्जाम में भी पूछा था व्हाट इज द ग्लाइकोलिसिस? डिफाइन, या सामने डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो जब वो टर्म्स की बात करेगा तो मुझे उसके बारे में पता तो होना चाहिए ना कि यार ये कहना क्या चाह रहा है, कि कहां पर हो रहा है, कब हो रहा है, ये चीजें क्लियर है? ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। क्लियर है? चलिए अब देखिए दूसरी स्टेप। ग्लूकोज टू C2H5OH प्लस CO2 प्लस 2 ATP। अब मैं आपको दिखा दूं कि जो आपने भी लिखा हुआ है, आपने भी जस्ट लिखा हुआ है ना यहां पर, ये चीजें C2H5OH प्लस CO2 प्लस 2 ATP, तो ये कब होती है भाई? ये भी तो क्वेश्चन किया जाता है आपसे। देखिए कैसे क्वेश्चन किया जाता है, मैं आपको बता देता हूं अभी। ये प्रोसेस ग्लूकोज से C2H5OH CO2 प्लस 2 ATP को क्या कहते हैं? पहले तो सबसे बड़ा मुद्दा है तो यार C2H5OH को क्या कहते हैं, उसके बाद में बात करेंगे हम लोग। देखिए जो C2H5OH को बोलते हैं क्या? इथेनॉल। क्या बोलते हैं? इथेनॉल। अब ये इथेनॉल है, अब अगर मैं सिंपल बोलूं आपके लैंग्वेज में तो भैया इसको बोलते हैं अल्कोहल। देखो आप लोग दारू पीते कि नहीं पीते मुझे नहीं पता है, ठीक है, बट पीना नहीं भाई, सिंपल है, इसको दारू बोलते हैं। और गांव के लैंग्वेज से, लोकल लैंग्वेज में सिंपली दारू बोलते हैं। लेकिन जो अगर स्टूडेंट्स है तो इथेनॉल बोलेगा, अल्कोहल बोलेगा, दारू नहीं बोलेगा। ठीक है, अब ये आपके पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है भाई। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्या है? एनर्जी है। ये किस में यूज करेगा? तो मान लीजिए हम यहां पर लिख दे रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में लिख दे रहे हैं इसको, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिपेयरिंग एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है,
तो ये उसमें यूज कर लेगा। ये बात क्लियर होगी। अब देखिए क्वेश्चन क्या करता है। फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल from glucose molecules. This process is known as fermentation। जी क्या बोला जाएगा? फर्मेंटेशन। ये पॉइंट याद रखिएगा, फर्मेंटेशन क्या है ये? फर्मेंटेशन। ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। देखिए फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि व्हेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कैन अंडरगोज एनारोबिक कंडीशंस वेयर देयर द नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑक्सीजन्स, वेयर minute bacteria or the yeast bacteria या फिर yeast of the bacteria both are used and to form as a alcohol। ठीक है। अब इसमें होता है क्या भाई? fermentation occurred in anaerobic condition, and there two ATP are formed। ठीक है। that are used in growth and development reproduction and repairing। वैसे करता तो बहुत चीजों में, तो मैं इतना मैंने अभी आपको बता दिया जो आपके काम भर की चीजें होंगी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, क्लियर है इतना? कोई दिक्कत? ठीक है, तो इतना हो गया आपके। ये देखिए अब अगली टॉपिक आपके लिए रहेगा, जो अगला पॉइंट आपके लिए जो मतलब सिलेबस का जो मेन पॉइंट है वो देखिए। वो क्या आपके पास? ग्लूकोज undergoes to form 6CO2 plus 12H2O plus 38 ATP। देखिए आपको मैं दिखा दूं, ये ग्लूकोज है, पायरुवेट बना, पायरुवेट विच अंडरगोज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ड्यूरिंग द एनारोबिक, वहां पर एनारोबिक है, यहां पर एरोबिक होगा। मैं यहां पर लिख देता हूं आपको एरोबिक कंडीशन। ठीक है, आपको दिख रहा है पर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब इस एरोबिक कंडीशन में मतलब जहां पर ऑक्सीजन का यूज किया गया होगा। अब जब ऑक्सीजन यूज किया गया तो क्या बना हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना, और क्या है? 38 एटीपी बना है। इस प्रोसेस में हम लोग को देखना है क्या हो रहा है भाई। ठीक है, क्या हो रहा है आखिर यहां पर? ठीक है, देखिए ये ग्लूकोज से एनर्जी बन रही है। जब ग्लूकोज से एनर्जी बन रही है तो कहां बनती है हमारे पास?
formation of energy in the form of ATP, that is during, that is 38 ATP are formed during aerobic conditions. Aerobic condition. ठीक है, क्लियर है? दिस प्रोसेस आर बेसिकली अकर्ड इन, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, this process are basically occurred in mitochondrial matrix. Mitochondrial matrix. ठीक है, इसी में और एक पॉइंट लिख लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो known as powerhouse of the cell, powerhouse of the cell. ठीक है, आई थिंक आपको सेलुलर एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा, अब इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी. ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट्स को अगर लग रहा है कि व्हाट इज द रेस्पिरेशन, व्हाट इज द ब्रीदिंग एंड व्हाट इज द सेलुलर एक्सप्रेशन, ये तीनों टॉपिक में कोई किसी को दिक्कत हो, परेशान हो, तुरंत कमेंट सेक्शन में जाएगा, कमेंट करेंगे सर मुझे टॉपिक फिर से बताया जा, मैं फिर से आपको बताऊंगा. ठीक है, बट डाउट नहीं होना चाहिए. बट मैं चाहता हूं कि अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा. ठीक है, सही है, समझ में आ गया आपको? मतलब रेस्पिरेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होता है, क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? ठीक है, अभी हम लोग बात करने वाले हैं, एक टॉपिक आती है ब्रीदिंग मैकेनिज्म की. ठीक है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म की, उसको देख लेते हैं हम लोग. क्या कहता है हमारा भाई ब्रीदिंग मैकेनिज्म, क्या कहते हैं? देखिए ब्रीदिंग क्या होती है, पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग को ऐसे दिखाते हैं ब्रीदिंग. ब्रीदिंग, ठीक है, देखिए एक्सहेल एंड इनहेल. अच्छा, आप लोग भी कंफ्यूज जाते होगे ना, सर अभी तो इंस्पिरेशन बोल रहे थे, एक्सप्रेशन बोल रहे थे, अभी कोई एक्सहेल और इनहेल बोल रहे हैं. कोई बात नहीं, दोनों का मतलब सेम ही होता है. ठीक है, इनटेक एंड आउटटेक, और कुछ नहीं, तो कंफ्यूजन है होइएगा आप लोग. एक्सहेल एंड इनहेल क्या बोलेंगे हम लोग? ब्रीदिंग बोलेंगे भाई. क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग. क्या बोलेंगे? द एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीदिंग. सिंपल है, मतलब बहुत इसमें ज्यादा मैंने टाइम नहीं रखना है, क्योंकि आपको पता है कि ब्रीदिंग के बारे में मैंने शुरू में ही बता दिया था आपको. दूसरी चीज, अगर आपको एक चीज और भी बता देते हैं, ये आपके पास क्या है? CO2 है. इसको क्या करना है हमें? एनवायरमेंट में क्या करना होता है? रिलीज आउट करना होता है. रिलीज आउट करते हैं. ठीक, अभी क्या करते हैं?
ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, इनटेक फ्रॉम एनवायरमेंट। ठीक है, फ्रॉम एनवायरमेंट, या ही नहीं रहेगा, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा आप लोग। फ्रॉम एनवायरमेंट, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। अच्छा, कभी सोचा आप लोगों कि 1 मिनट में लोग कितनी बार ब्रीदिंग आउट करते हैं, ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर लेते होंगे? अप्रॉक्सीमेट कितनी बार करते होंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। इसमें अभी आंसर बता देता हूं, बट फिर भी आप लोग सोचिएगा एक बार, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूं भाई, नहीं तो कहेंगे क्या ही सर अभी पढ़ाना स्टार्ट किया नहीं, क्वेश्चन करने लगते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जो एक नॉर्मल जो ब्रीदिंग रेट होती है, मतलब एक एडल्ट ब्रीदिंग रेट होती है जो, वो देखिए अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा होता है। कभी 14 to 16 लिखा होता है, कभी 16 to 18 लिखा होता है, बट अप्रॉक्स 14 से लेकर 18 के बीच में ही होता है। ठीक है, ब्रीदिंग रेट कितना होता है मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, 14 to 18 पर मिनट। ठीक है, पर मिनट होता है यहां पर, अप्रॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा। इसको बोलते हैं क्या? ब्रीदिंग बोलते हैं। अब देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा अभी। देखिए ये है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, एक्सेल और इनहेल का। इसको मैं डायग्रामेटिक आपको समझा देता हूं कैसे आपको काम करना होता है। ये है आपका डायग्राम, ठीक है। अच्छा लिखे, थोड़ा सबको दिखने में दिक्कत होगा क्योंकि पिक्चर ब्लर कर जा रही, फट जा रही, तो मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए मैं यहां पर कलर चेंज कर देता हूं, ग्रीन कर देता हूं मैं। ये लिखा है चेस्ट एक्सपैंड, क्लियर दिख रहा है? अच्छा थोड़ा सा दिक्कत करेगा आपको, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। चेस्ट यहां पर सही रहेगा, चेस्ट एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। ये आपके रिब्स, ये आपका डायफ्राम, ठीक है। यहां पर आपका ये चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लंग्स यहां पर दिख रहा होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। देखिए क्या करते हैं हम लोग, आखिरकार क्या चीज होती है। आप लोगों ने एक बाबा जी को देखा होगा जी, बाबा रामदेव, वो क्या करते हैं? योगा कराते हैं, कहते कभी ऐसे करिए, कभी ऐसे करिए, कभी वैसे करिए, मतलब उनको वही में मजा आता है। और काफी हेल्दी भी होते हैं क्योंकि उनकी भाई ब्रीदिंग रेट तो काफी अच्छी है, दिखने में तो 70 साल के, बट लगते नहीं कि 70 साल के हो गए हैं वो, ठीक है। तो जो ब्रीदिंग है वो आप इट सेल्फ कर सकते हैं। एक मैकेनिज्म को मैं सिंपली बताता हूं आपको। सबसे पहले एक लंबी गहरी सांस लीजिए, एकदम सांस लिया, क्या फील किया आपने? जब सर हमने सांस लिया तो मुझे लगा कि जो मेरा चेस्ट है वो क्या हो रहा है? अपर आ रहा है और आउटर आ रहा है, मतलब देखिए, ठीक है। मैंने सांस लिया तो जो मेरा चेस्ट है वो क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, कैसे हो रहा है? अब वही सांस छोड़ दीजिए, छोड़ दिया सांस। अब जो आपका चेस्ट है वो नीचे की तरफ अंदर की ओर जा रहा है। इसी को तो मैकेनिज्म बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। बस आपको तरीका समझ में आना चाहिए, मतलब खुद एक्टिविटी कर रहे हैं और करके समझ सकते हैं हम लोग। देखिए जब आप सांस लेते हैं, ठीक है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो हमारी रिब्स होती है ना, यहां पर जो रिब्स होती है वो क्या रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहां पर, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये आपको दिख रहा है यहां पर, ये जो दिख रहा है आपको, अगर मैं आपको बताऊं तो एक मैं डायग्राम बना रहा हूं ना, देखिएगा इसको। ये क्या आपका पेयर ऑफ लंग्स, ये थोड़ा चौड़ा, ठीक है, समझ जाएगा आप लोग। मैं इस पे देख लेता हूं, ठीक है। ये आपका क्या है? लंग्स है। इसके बीच में क्या होता है? हमारा एक डोम शेप्ड डायफ्राम होता है, ठीक है। ये एक नॉर्मल है, एकदम कोई दिक्कत यहां पर नहीं आनी चाहिए, ये नॉर्मल है डायफ्राम। अब ऊपर से क्या हो रहा है? एयर आ रहा है। हमने जब सांस लिया, इनहेल किया मैंने, तो क्या हुआ?
जो प्रेशर के साथ एयर एंटर करेगा तो क्या करेगा, लंग्स में तो स्क्वीज करेगा, जब स्क्वीज करेगा तो जाहिर सी बात है जो हमारा डायफ्राम वो कैसे शिफ्ट होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। कैसे होगा ये शिफ्ट होगा कैसे, कुछ इस तरीके के फॉर्म में आ जाएगा। अब देखो यार, इन दोनों लंग्स के बीच में और डायफ्राम के बीच में कुछ कैविटी बनेगी, नहीं कुछ एयर कैविटी बनी होगी। जब ये एयर कैविटी बनी होगी तो कुछ प्रेशर भी बना होगा। अब वो प्रेशर क्या करे, हमारे रिब्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इसके बीच में स्पेस बन जाएगा। इसको बोलेंगे हम लोग ब्रीद इन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रीद इन बोलते हैं। जब ब्रीद इन होता है तो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं। अब जब इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं तो वहां पर क्या चीज होती है, जब इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लिया तो हमारे इस चेस्ट और रिब्स के लंग्स और ये डायफ्राम के बीच में क्या हुआ, एक स्पेस कैविटी बनी हम लोग के लिए, जिसको हम लोग बोलते क्या है, हम लोग एज लंग्स कैविटी बोलते हैं। यहां पर इस लंग्स कैविटी में जो हवा होती है वो फिलअप होती है। ठीक है, अब देखिए जब हवा भर गई यहां पर, अब जब हवा भर गया तो जैसे ब्रीद आउट करेंगे। जब ब्रीद आउट करते हैं, ब्रीद इन में तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, जब ब्रीद आउट करते हैं तो क्या होता है, वहां पर रिलैक्स होता है। जो आपको ये चीजें दिख रही यहां तक आया हुआ है ना, इसको मैं अभी इरेज कर दे रहा हूं। चल भैया हट जाओ आप यहां पर से। अब क्या हुआ, आप क्यों रह गए भाई, आप भी हट जाओ। अब क्या हुआ यहां पर देखिए, आपका लंग्स स्क्वीजिंग का नॉर्मल हो गया, डायफ्राम जो था वो अपने एज सच पोजीशन पे आ गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि सर ब्रीदिंग क्या होता है, दो स्टेप्स को फॉलो करता है। कौन कौन से, एक मैं बता दूं, एक होता है ब्रीद इन और एक क्या होता है, ब्रीद आउट। क्लियर। ब्रीद इन में क्या हो रहा था, हमारा जो रिब्स था, हमारे जो लंग्स थी, हमारे जो डायफ्राम्स थे, उन सब में कुछ न कुछ हौच पौच हो रहा था। हौच पौच का मतलब लंग्स हमारे स्क्वीज कर रहे थे, स्पेस बन रहा था, डायफ्राम हमारा नीचे आ रहा था, शिफ्ट हो रहा था, इनरवर्ड आउटवर्ड। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ब्रीद आउट में हमारी सारी चीज बॉडी की नॉर्मल हो रही थी। क्लियर है। अब देखिए, देखिए अब जो मैकेनिज्म है वो देखिए, प्रोसेस इनहेलेशन में क्या होता है। ठीक है, इनहेलेशन में मतलब ब्रीद इन करते हैं तो क्या होता है, डायफ्राम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउन। मैंने आपको दिखाया था डाउन जा रहा था। ठीक है, वही हम बात करते हैं जब हमारी एक्सहेलेशन में करते हैं तो वो क्या करता है, रिलैक्स एंड मूव्स अप करते हैं। जब ब्रीद आउट करते हैं तो वो ऊपर चला जाता है। मैंने आपको ऐसे ही बोला, अभी जो रिब्स की मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिब्स मूव अप करती है, और यहां पर जो आउट अप करती है, मतलब जो रिब्स होता है आपको यार है ना, यहां पर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, 13 पेयर्स ऑफ रिब्स, याद है। ठीक है, वो रिब्स में क्या होता है, वहां पर कॉन्ट्रैक्शन होती है, रिब्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स में, वो क्या करती है, वहां पर मसल्स करती है। और जैसे हम लोग एक्सहाल करते हैं, हमारी जो रिब्स होती है, मसल्स होती है, वो रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट को डाउन कर देती है। यहां पर चेस्ट की वॉल्यूम क्या करती है, यहां पर इंक्रीज करती है। मैंने आपको ना चेस्ट कैविटी या फिर लंग्स कैविटी बोला हुआ था, तो जो चेस्ट कैविटी होती है, लंग्स कैविटी होती है, वो जो स्पेस बनती है यहां पर, वो कैसा होता है, बढ़ जाता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा मेडिकल का टेस्ट, किसका मेडिकल टेस्ट, आर्मी वालों का या डिफेंस वालों का, वो क्या कहते हैं, भाई अपने चेस्ट फुलाओ तो, और फुलाओ, और फुलाओ, ऐसे करते हैं। मतलब क्या है, वो ये चेक आउट करते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑफिसर्स में, उस पर्टिकुलर कैंडिडेट्स में कितनी एयर को फिलअप कर सकता है। ठीक है भाई, कभी कभी ऐसा चीज होता है कि बहुत ऊंचाई पर जाना पड़ता है और हमें वहां पे सफोकेशन हो लगती है, मतलब ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, तो सफोकेशन हो लगता है। जब सफोकेशन होता है तो उस चीज में तो चेक करते हैं ना वहां पर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, जबकि एक्सहेलेशन में क्या होती है, वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, वो क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। जब वो डिक्रीज कर गया, दैट मीन्स हम लोग नॉर्मल हो गए। वही हम बात करते हैं लंग्स प्रेशर की, बात करते हैं, बिकम्स लोअर देन आउटर साइड द एयर प्रेशर। देखिए, बिकम्स लोअर देन, जो ऑक्सीजन या फिर जो एयर हमने बाहर से लिया हुआ था, उस टाइम पे हमारे लंग्स का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, कम होता है। कम होने के पर्पज, अगर दोनों भाई बाहर का भी ज्यादा अंदर भी जाता तो धड़ाम से कोलैप्स कर जाएगा ना। किसी को तो कम होना चाहिए, तो अंदर क्या होता है, कम होता है, जबकि बाहर का प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, वही हम बात करते हैं। देखिए, एक्सहेलेशन में क्या होता है, बिकम्स हायर देन द आउटर साइड प्रेशर। और जैसे हम लोग सांस छोड़ते हैं, काफी झटके में छोड़ते हैं, छोड़ दिया, तो उस टाइम क्या होता है, प्रेशर के साथ छोड़ते हैं तो हमारे अंदर का ज्यादा होता है, बाहर का कम हो जाता है। एयर मूवमेंट, एयर रशेस इनटू द लंग्स, और जो एयर्स होती है जब एंटर करती है तो काफी धीरे 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 अंदर जाती है, और जब एयर इज पुश्ड आउट फ्रॉम द लंग्स, कर दिया, पुश्ड आउट हो गया, इन हो गया, तो इसी को बोलते क्या, ब्रीदिंग मैकेनिज्म बोलते हैं।
आई होप आपको बात समझ में आ गया। और हाँ, एक चीज देखिएगा, ब्रीदिंग मैकेनिज्म का जो डायग्राम है ना, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में आते हैं। ये नहीं कि हाँ सर ने बता दिया तो बस छोड़ दे, ऐसे नहीं, कॉपी पे अच्छे से इसको नोट डाउन करिएगा और इसको प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम्स में लिए कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की ओर। ब्रीदिंग क्लियर हो गया, अब करते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम। कलर चेंज करते हैं भाई, अब काम खत्म हो गया इसका। ठीक है, बार बार चिपक जा रहा उसी में। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ठीक है, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको क्या करना होता है, एक सीक्वेंस याद रखना होता है। क्या रखना होता है, एक सिस्टम याद रखना होता है। हम भी कह रहे कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में अब देखिए कहां गया, जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो काम कैसे करता है, क्या क्या चीजें उसमें पर्टिकुलर इन्वॉल्व होती है। देखिए, रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड लिबरेटेड एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? देखिए, ये आपका एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखिए हम लोग, तो आपको एक पेयर ऑफ लंग्स दिख रहा है, यहां पर ट्रैकिया दिख रहा है, ये अपर लोब्स दिख रहे हैं, ये हार्ट दिख रहा है, यहां पर बीच में दिख रहा है हमको, ये हार्ट दिख रहा। थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देता हूं, जूम तो ओह बहुत ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, देखिए ठीक है, अब दिख रहा है, थोड़ा सा मैं इसको करता हूं, देखता हूं। चलिए देखिए, अच्छा मैं समझाता हूं आपको। ये आपको पेयर ऑफ लंग्स दिख रहा है, ये ट्रैकियल रीजन दिख रहा है आपको, ये हार्ट दिख रहा है, ये लोअर लोब्स दिख रहा होगा, और साइड में आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ब्रोंकस का दिख रहा है, और इसमें आपको पल्मोनरी आर्टरियोल्स दिख रहा है, पल्मोनरी वेन्स लोब्यूल्स दिख रहे हैं, वेन्यूल्स दिख रहे हैं, और ये एल्वुलाई दिख रहा है। देखो एल्वुलाई जो होता है हमारे पास, ये आपको बंचेस में दिख रहा है, मतलब ग्राफ्स जैसा, लुक लाइक ग्राफ्स के जैसा दिख रहा है आपको। ये कैसे काम करता है, मतलब हमने ब्रीदिंग किया, कर लिया, कैसे ये पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम में पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, कैसे वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ए टू जेड हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। देखिए, जो एक ह्यूमन सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है। सबसे पहली बात की हमारे पास एक सीक्वेंस आती है, एक सीक्वेंस आता है हमारे पास, नोज या नजल कैविटी। ठीक है, देखिए ये आपको सामने पेयर ऑफ दिख रहा है आपको, नजल कैविटी दिख रही है आपको, दो पोर्स भी दिख रहे होंगे आपको। देखिए, एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रल्स, ये दिख रहा है आपको, ये नोज हो गया, इस नोज के साइड में दिख रहा है आपको, ये दो साइड में पोर्स दिख रहे हैं, नॉस्ट्रल्स बोलते हैं इसको। अब ये नॉस्ट्रल्स में क्या मिल रहा है आपको, हेयर एंड म्यूकस, ट्रैप डस्ट एंड जर्म्स। तो इस नॉस्ट्रल के बीच में देखेंगे आपको म्यूकस लाइक सब्सटेंस होती है और हेयर होती है, और ये हेयर क्या करते हैं, जितने भी हम लोग एयर को एंटर करते हैं ना, उस एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, उसको फिल्टर करने का काम करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बाबा बाबा के या फिर बाऊ जी या पापा जी के नाकों में बाल होते हैं, वो काट देते हैं। उसको कट नहीं करना चाहिए जी, बिल्कुल कट नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, एयर फिल्टर होता है, वो आपको क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर हो जाती है, वहां पर एक बैरियर हो जाता है। इसलिए जब भी पापा दाढ़ी बनाएंगे ना, तो देखते रहिएगा, मतलब काटे मत दीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए, एयर इज वार्म्ड, मॉइस्ट एंड फिल्टर्ड। जब हम लोग सांस लेते हैं तो गर्म हवाओं के जैसे होता है, वो क्या करता है, उसको फिल्टर्ड करता है, वो क्या करता है, उसको मॉइस्चर देता है। ठीक है, तो उन सब चीजों पे हमारा क्या होता है, नॉस्ट्रल्स काफी हेल्पफुल होता है। जैसे ही एयर नॉस्ट्रल से पास होकर कहां जाता है,
फैरिंग्स की ओर, मतलब थ्रोट की ओर जाता है। ये जो रीजन होती है, आपके नॉस्ट्रल के जस्ट बिसाइड्स में एक ओपनिंग होती है, वहीं से पास होती है। कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर, आपको याद है जब मैंने डाइजेशन पढ़ाया था तो बोला था ना, विंड पाइप होती है, एक डाइजेस्टिव पाइप होती है, मतलब रेस्पिरेशन पाइप होती है। तो जो रेस्पिरेशन पाइप होती है और जो एक डाइजेस्टिव पाइप होती है, उन दोनों पे क्या होता है, एक लेयर पाई होती है, इसको फ्लैप लाइक बोलते हैं, एपिग्लॉटिस की होती है। वो दोनों पे वर्कआउट करता है। जब खाना खाते हैं तो उसको ढक देता है, जब सांस लेते हैं तो उसको ढक देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए, एपिग्लॉटिस, फ्लैप लाइक, क्लोज द ड्यूरिंग द स्वेलिंग ऑफ, प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप। ठीक है, डाइजेस्टिव पाइप होती है और रेस्पिरेटरी पाइप होती है। तो ये एपिग्लॉटिस याद रखिएगा, थ्रोट लाइक रीजन में। नेक्स्ट, लैरिंग्स, आपको याद है वॉइस बॉक्स कंटेन्स द वोकल कॉर्ड्स, प्रोड्यूस द साउंड व्हेन एयर इज पास थ्रू। अच्छा, यही वजह होती है कि जो फीमेल्स की वॉइस होती है काफी स्वीट होती है और जो मेल्स की वॉइस भी काफी मतलब ब्रॉडर होती है। ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, जो एक्चुअली जो वोकल कॉर्ड्स है, जो वॉइस बॉक्स होती है, वहां पर भी कुछ चीजें चेंजेस होती हैं। जो वोकल कॉर्ड होती है ना, मतलब फीमेल्स में, वो थोड़ी नैरोवियर होती है और नैरो होने की वजह से क्या होता है, उनकी वॉइस स्वीट सी होती है, बहुत प्यारी होती है। मतलब तारीफ किया तो इसका मतलब नहीं कि आप बस समझ जाएगा, मतलब गर्ल्स ठीक है, आप लोग की वॉइस काफी स्वीट होती है, तो लड़कों की वॉइस तो अच्छी होती है। ठीक है, देखिए, नहीं अभी अभी जंग छिड़ जाएगा भाई, लड़के बोले नहीं नहीं सर तो लड़की की तारीफ कर रहे हैं, मेरी तो तारीफ नहीं। नहीं भाई, लड़के भी अच्छे होते हैं, उनकी भी वॉइस काफी अच्छी थी। आप अरिजीत सिंह को देख लीजिए, उनकी वॉइस बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, एक बार सॉन्ग सुन लीजिए तो बस समझ जाएंगे आप लोग, उससे मैं नहीं बोलूंगा ना, वही वार हो जाएगा यहीं पे। तो देखिए, प्रोड्यूसेस साउंड व्हेन द एयर पासेस थ्रू द, जब यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है, जब एयर का एंटरिंग होती है तो वाइब्रेशन होता है, देन साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और हाँ, जो मेल होती है वहाँ पर जो वॉइस बॉक्स होता है वो थोड़ी ब्रॉडर होती है, इसकी वजह से उनकी जो वॉइस होती है थोड़ी लाउडर होती है। ठीक है, उसके बाद जो एयर फिल्टर के पास होता है कहाँ पर होता है, ट्रैकिया में पहुंचता है, उसको बोलते हैं विंड पाइप बोलते हैं हम लोग। इसकी जो एक लेंथ होती है नियर अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर के आसपास होती है, और यहाँ पर एक सी शेप्ड कार्टिलेज होता है ना, मतलब सी शेप में आता है। हम आपको ऐसे बता देते हैं, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे आपको दिख रहा है पूरा, ये मतलब पूरा तो नहीं कह सकते, बट ये मून जैसा होता है, जो हाफ मून आता है उसके जैसा आपको दिखने को मिल जाएगा। कार्टिलेजिनस होती है ये, लाइन विद द सीलिया एंड म्यूकस ट्रैप टू डस्ट पार्टिकल, और इसके थ्रू जब एयर वगैरह पास होता है तो वहां पर क्या होता है, म्यूकस होती है, और म्यूकस क्या करती है, उस पूरे डस्ट पार्टिकल्स को क्या करती है, वहां पर ट्रैप कर लेती है, ताकि एयर आगे सिर्फ फिल्टर्ड होकर ही जाए, ऐसे मतलब अनफिल्टर्ड ना रहे वो एयर। अब देखिए, जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो जो ट्रैकिया होता है बाइफर्केट होता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ब्रोंकियोल, मतलब ब्रोंकी में कन्वर्ट हो जाता है। और वो ब्रोंकी क्या होती है, देखिए दो ब्रोंकी में, ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ब्रोंकिस इन ईच फॉर द लंग्स, जो पेयर ऑफ लंग्स होती है ना उसके लिए डिवाइड हो जाता है, और फर्दर डिवाइड इनटू द स्मॉल ब्रोंक्यूल्स इनसाइड द लंग्स। उसके बाद जो ब्रोंकी होती है वो छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब ब्रेकेबल हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। उसके बाद देखिए, जो लंग्स आता है हमारा, वो क्या होता है, स्पॉन्जी इलास्टिक ऑर्गन्स लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। जो लंग्स होता है हमारा कैसा होता है, बहुत ही इलास्टिक होता है, स्पॉन्जी होता है। ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन्स होती है, और ये हमारी क्या होती है, वो प्रेजेंट कहाँ होती है, चेस्ट कैविटी में होती है। वही हम बात करते हैं, प्रोटेक्टेड बाय द रिब केस एंड द डबल लेड मेम्ब्रेन कॉल्ड द प्लूरा। आपको पता है कि हम लोग जो बॉयज होते हैं एक्चुअली अपने दोस्तों में बहुत हिट करते रहते हैं। अब मान लीजिए उसने हिट कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर जो रिब से अगर वो बहुत कमजोर रहा तो चोट भी लग सकती है, इंजर्ड हो सकती है। तो उस दौरान में क्या होता है कि नेचर ने में ऐसे बनाया हुआ है कि अगर कोई अचानक से लग भी जाए तो वहां पर एक लेयर पाई जाती है, और वो क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो रिब्स तो है ही, लेकिन लंग्स के ऊपर एक रीजन होती है, फाइन सी थिन लेयर होती है, वो बोलती है प्लूरा लेयर होती है, और वो प्लूरा करती है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। देखिए, राइट लंग्स हैज 3 लोब्स, लेफ्ट लंग्स हैज 2 लोब्स, स्पेस फॉर द हार्ट। जो राइट साइड होती है, ठीक है, राइट साइड्स, उसमें हमारे पास 3 लोब्स पाए जाते हैं, जबकि लेफ्ट साइड में क्या होता है, 2 लोब्स पाए जाते हैं। क्यों पाया जाता है, क्योंकि दिल पाया जाता है। दिल का मतलब पता है ना, DIL दिल, वो वाला नहीं, HEART हार्ट वाला यार, मतलब हर बात में धक धक करने लगता है आप लोगों का, गजब हाल है यार। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड में ऑलवेज लेफ्ट साइड, जी हाँ बिल्कुल लेफ्ट साइड में ही हार्ट होता है आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और क्यों होता है अभी आपको पता ही होगा कि कैसा होता है। ठीक है, अब देखिए एल्वेलाई, जब एयर लंग्स के आगे पास हो जाता है तो कहां पर जाता है, एल्वेलाई में जाता है। अब एल्वेलाई में गया, दैट मीन्स कि वहां पर आपको कुछ, मैंने बोला ना, ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर, अब बलून्स लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, देखिए टीनी बलून्स लाइक स्ट्रक्चर्स इनटू द ब्रैंक्यूल्स, जैसे इन ब्रैंक्यूल्स के लास्ट में जाते हैं हम लोग, ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अबाउट 3 मिलियंस इन बोथ लंग्स। सोच लो, इतने से तो लंग्स है और 3 मिलियंस आपके पास एल्वेलाई मिल जाते हैं। मतलब आप क्या सोच भी नहीं सकते हो कि यार उसकी जो साइज होती है कितनी छोटी छोटी होती होंगी, कितने बंचेस के फॉर्म में बने होते होंगे। 10 मिलियंस, 1 मिलियंस इक्वल्स टू 10 lakhs। अब सोचो 300 मिलियंस के आसपास बोथ लंग्स में होते हैं।
आप सोच लो कि आप लोग कितने मतलब पावरफुल आदमी हो। थिन वॉल, वन थिक एंड सराउंड बाय द ब्लड कैपिलरीज, क्या होते हैं वो पूरी सराउंड किससे होती है, ब्लड कैपिलरीज से होती है। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। देखिए जब बातें समझ में आ जाए तो चीजों को अच्छे से में समझ लेना चाहिए, क्योंकि टॉपिक एक है, समय ज्यादा हो जाता है तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी बोर हो यहां पर, बस आप इस चीज को समझ जाइएगा, ठीक है। देखिए डायफ्राम है यहां पर, अगली बात जो साइट ऑफ एक्चुअल गैसेस और एंटर्स इन द, हाँ जो ब्रंक्यूल्स का जो बंचेस लाइक स्ट्रक्चर्स था, क्या बोलते हैं इसको, एल्वुलाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्वुलाई। और वही एक्चुअल साइट होती है वेयर द gaseous exchange takes place, that means oxygen and carbon dioxide can be differentiated as a completely here, ठीक है। देखिए गैसियस एक्सचेंज, उसके पहले डायफ्राम है, डोम स्टूड मैंने आपको ब्रीदिंग में बता चुका था मैं पहले से, हेल्प इन द ब्रीदिंग बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। गैसियस एक्सचेंज देख लीजिएगा, ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल एंड एयर डिफ्यूज इन द ब्लड कैपिलरीज, जो ऑक्सीजन आती है ना वो ब्लड कैपिलरीज में क्या होती है, पूरी फैल जाती है, पूरी डिफ्यूज हो जाती है। अब आपको पता है ना डिफ्यूजन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर जाती है, वो क्या करता है, पूरा डिफ्यूज कर जाता है, किसमें करता है, ब्लड कैपिलरीज में करता है। उसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैन ऑल्सो फ्रॉम द डिफ्यूज किस में करता है, ब्लड कैपिलरीज में कर लेता है, सॉरी डिफ्यूज इन द एल्वुलाई में कर लेता है। ऑक्सीजन ब्लड गोज टू द हार्ट एंड देन ऑल बॉडीज। उसके बाद जैसे ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सेपरेशन हो जाता है, जो ऑक्सीडाइज्ड सेल्स होती हैं वो कहां पर जाती हैं, ब्लड को लेकर के हार्ट की तरफ चली जाती है, और हार्ट क्या करता है, पूरे बॉडी को सर्कुलेट कर देता है। एंड देन डीऑक्सीजन रिटर्न टू द लंग्स, और उसके बाद क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड होती है वो अगेन लंग्स के पास जाती है और फिर उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन द ब्लड देख लीजिएगा, ऑक्सीजन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी फॉर्म द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आपको पता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो इजिली हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है, और वो हमारे जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन बनता है उसको क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है ना एक्चुअली, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होता है, नथिंग एल्स ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा सब, ठीक है। ये जो आपको दिख रहे हैं ना पर नोट पॉइंट, काफी अच्छे से याद रखिएगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्ट में bicarbonate ions in the plasma and some as the carbaminohemoglobin and as a dissolved in plasma। देखिए कुछ होते हैं हमारे पास बाइकार्बोनेट फॉर्म में निकलते हैं, जैसे हमने सांस छोड़ दिया, बाइकार्बोनेट फॉर्म में छोड़ दिया मैंने ये। लेकिन अभी जब कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती हैं, वो भी किस फॉर्म में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में डिसॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। ये देखिए ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको मिलते हैं कहां पर है, एमसीक्यूज में। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी एस्पिरेंट्स को कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो मैं वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको रखा है ताकि आपको ये टॉपिक पूरे अच्छे से क्लियर हो जाए, मतलब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा क्लियर ही हो जाए, ठीक है। प्लांट तो बाद में कर लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ब्रीथिंग रेट देखिए नॉर्मल 15 to 18, मैंने बोला था ना कभी कभी 14 to 16 दिख रहा था, यहां पर देखिए 15 to 18 दिख रहा है आपको, तो मैंने 14 से 18 बता दिया आपको पर मिनट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। वन ब्रीथ, वन इनहेल प्लस वन एक्सहेल, ये तो आपको पता ही है भैया, इतना तो बताना मुझे। टोटल लंग कैपेसिटी होती है 6 लीटर के आसपास होती है, बट यूजुअली ओनली अबाउट 0.5 लीटर्स टाइडल वॉल्यूम द नॉर्मल ब्रीथिंग रेट। देखिए आप कितना कर सकते हैं, नियर अबाउट 6 लीटर के आसपास इतनी आपकी कैपेसिटी होती है, लेकिन होता कितना है नॉर्मल वॉल्यूम में 0.5 लीटर्स, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं कर पाते हम लोग। स्मोकिंग टाइम सीलिया एंड एल्वुलाई, सुट्टा मारते हैं हम लोग, मारते हैं क्या, अरे बाबा नहीं 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 बिल्कुल नहीं मारना, वरना उसकी वजह से आपकी जो एल्वुलाई होती है सीलिया तो डैमेज हो जाता है और कॉज एम्फाइसीमा और लंग कैंसर के कॉजेस बन जाता है। अब लिखा ना ऊपर स्मोकिंग इंजीरियस टू हेल्थ, गवर्नमेंट में भी ऐड दिया भाई, गवर्नमेंट ने भी ऐड दे रखा है, बट क्या करते हैं आज के जो यूथ होते हैं ना वो बिना मतलब मानते नहीं है, ठीक है। ये देखिए एग्जाम्स के लिए मैंने खुद रखा हूं यहां पर ड्रॉइंग, अगर आपको बताना हो तो कुछ इस तरीके से बताइएगा, ठीक है। नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकियम, ब्रोंकियल, अगर इस तरह भी लिख देते हैं काम चल जाता है। वहीं बात करें डायफ्राम के लिए बहुत जरूरी है, और लेवल एल्वुलाई, ब्लड कैपिलरीज, कार्टिलेज। आपको पूरे नाम मत याद रखिएगा, एटलीस्ट इतने नाम तो आप याद ही कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स समझ में आ गया होगा स्प्रिंट्स, और उम्मीद करते हैं कि इसमें से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आप लोग छोड़ेंगे नहीं एग्जाम्स में, अगर आ जाता है तो, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि अपने दोस्तों के साथ आप इसको शेयर करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे हमें, और काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों के साथ इस चीज़ों को शेयर करके, क्योंकि अगर एक इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग आते हैं और आप सबसे जुड़ते हैं तो काफ़ी चीज़ों को सीखने और सिखाने का भी मौका मिलेगा। और मिलते हैं हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।